Hello everyone, my name is सौरभ शर्मा. वेलकम यू ऑल टू अडा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड. आज हम जानेंगे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का जरा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं. जो हम पिछले सेशन में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में. लास्ट सेशन में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप इसकी वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके. आज के सेशन में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड कि क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड और इसके थ्रू हम कैसे सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं. हम ये भी जानेंगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और फिर कैसे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है. तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को. सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. भाई हम क्या करने वाले हैं, हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करने वाले हैं. किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से. तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. तो अगर बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसी तरह से लिखते हैं ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में, जहां a कभी भी 0 नहीं हो सकता और a b c तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. अब इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन है, x है. अब वेरिएबल का मतलब आपको जैसे ही मैंने वेरिएबल कहा तो वेरिएबल के सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सर वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है. इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है कि कभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कभी x की वैल्यू 4 आती है, कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/2 आती है, कभी अंडर रूट में आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, कुछ भी हो सकता है. सर ये वेरिएबल है. तो यहां पे इन वेरिएबल्स के अंदर, अब यहां पे इस वेरिएबल में अगर आप देखें तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब इस वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यूज मैं यहां पे पुट करूं जिससे LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाए. जिससे LHS क्या हो जाए बच्चों, RHS के इक्वल हो जाए. वो वैल्यूज क्या कहलाती है, इसके सॉल्यूशन कहलाती है. बात क्लियर हुई. देखो एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं आपको. जैसे सपोज कि यहां पे अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, सपोज x² - का 4x + का 4 = 0. देखो जरा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बिल्कुल सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहां पे वेरिएबल कौन है, x है और वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई. अब इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों देखो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. आप वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो. जैसे सपोज x की वैल्यू आपने रखी, वेरिएबल यहां x है तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो इस देखें जरा क्या इक्वेशन ये LHS RHS के इक्वल होता है कि सर x की वैल्यू 0 रखूं तो 0 का स्क्वायर 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया ये भी 0 हो गया, ये प्लस का 4. और क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, आप देखोगे नहीं सर LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ. तो मैं कहूंगा ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. अगर मैं लिखता सपोज x की जगह 1, अगर x की जगह 1 रखता तो 1 का x² x की जगह 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4. क्या इसको सॉल्व करने पे क्या ये 0 के बराबर आ सकता है. आप बोलोगे नहीं सर यहां पे भी LHS RHS के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब x की वैल्यू 1, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ. अगर मैं यहां पे सपोज x की वैल्यू 2 रख देता, अगर 2 पुट करता तो 2 का स्क्वायर आप कहते हैं सर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो बोलो कितना लिखते सर -8 और ये प्लस का 4. क्या ये इक्वल टू LHS RHS के इक्वल हो रहा है, जरा चेक करो. +4 + 4 प्लस का 8 माइनस का 8 बोलो कितना हो गया 0. तो यहां पे तो 0 0 के इक्वल आ गया, यानी कि सर LHS RHS के इक्वल आ गया. जब LHS RHS के इक्वल आता है तो हम कहते हैं ये सर इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है. तो बात समझ में आई कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, वेरिएबल है, वेरिएबल की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल की इनफाइनाइट वैल्यूज है, लेकिन उन इनफाइनाइट वैल्यूज में से ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसको रखने पर ये इक्वेशन में LHS RHS की इक्वल हो जाए, वो वैल्यूज क्या कहलाती है, उसका सॉल्यूशन कहलाती है. अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आखिर कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. कि हम मेथड्स तो देखेंगे लेकिन हमें क्वेश्चन देखते हैं, हमें सबसे पहले यह पता हो जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आखिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं. तो अगर बच्चों हम बात करें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, किसी भी इक्वेशन की मैं बात करूं, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात नहीं करता, कोई लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कैसे भी क्यूबिक इक्वेशन है, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं. देखो ठीक है, बात क्लियर हुई कि उतने ही इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं, उतने इसके सॉल्यूशन निकलते हैं. तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है कितनी, 2. तो नंबर ऑफ
सॉल्यूशंस कितने होंगे सर, इसके 2 होंगे। और एक इक्वेशन के जब हम सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं, जरा एक चीज जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक होता है रूट और एक होता है जीरोस। जरा ध्यान दें, जब इक्वेशन के आप इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हो ना, तो उससे आप कहते हो रूट्स, उसे क्या कहते हैं हम, रूट्स। और वहीं अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें वेरिएबल की वैल्यू, तो उससे हम क्या कहते हैं, जीरोस। पॉलिनोमियल के अगर आप सॉल्यूशंस निकालोगे तो वो कहलाते हैं जीरोस। तो ध्यान रखना इन दोनों टर्म्स के अंदर, रूट्स और जीरोस के अंदर, ठीक है, कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स तब होते हैं जब इक्वेशन होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो मैं इसके क्या कहता, इस x इक्वल टू 2 को क्या कहता, इसका जीरो कहता, ना कि रूट। लेकिन ये इक्वेशन है, इसीलिए से क्या कहूंगा, x इक्वल टू 2 क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, और ये क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। सबसे पहले रूट और जीरोस में भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन का मतलब भी अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मतलब भी समझ में आ गया, तो अब मुझे फैक्टराइजेशन मेथड भी समझना है कि अब मुझे क्या करना है कि सर मुझे ये तो पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप मुझे दोगे तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे सर, 2 आएंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 होंगे। अब उसको कैलकुलेट करने का मेथड हम सीख रहे हैं, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जो मिडिल टर्म होती है ना, इसे हम स्प्लिट करते हैं। क्यों ना इसे एक एग्जांपल के जरिए समझे। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं और एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और उससे हम फिर इसके सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो कि यहां पे आपको बोल दिया, देखो फाइंड द रूट्स, देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स। रूट्स बोला है, क्यों रूट्स बोल रहा है, ये जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इक्वेशन है। क्या है ये, इक्वेशन है। ये जो आपको दिया हुआ है क्या है, एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन में हमेशा क्या कैलकुलेट होते हैं, उसके क्या कैलकुलेट होते हैं, हमेशा रूट्स कैलकुलेट होते हैं। उसके जो नंबर ऑफ, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसे हम रूट्स कहते हैं। तो ये इक्वेशन अगर आपको गिवन है, आपको बोलता है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इसके रूट्स कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो मैं सबसे पहले इक्वेशन को लिखता हूं कि सपोज हमें इक्वेशन दी हुई है ये वाली, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब मुझे इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले आप देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो विद साइन कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 2 और 3 दोनों प्लस के हैं, तो मल्टीप्लाई होके कितना आएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। अब 6 के मुझे इस तरह से 2 फैक्टर्स करने हैं, ध्यान रखना, इस तरह से 2 फैक्टर्स करने हैं कि उन्हें ऐड करने पर, अब कभी आप ऐड करोगे कभी आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ये आप कैसे पता लगाओगे कि कब मुझे ऐड करना है कब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो चीज सीखो कि अगर मैं कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है इसका साइन देखो क्या है, प्लस का, अगर इसका साइन प्लस का है तो मैं कहूंगा सर ऐड करने पर, अगर इसका साइन माइनस का होता तो मैं कहता सब्ट्रैक्ट करने पर। बात क्लियर, अब आपको पता लग गया कि कब आप ऐड करते हो कब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 के अब मुझे ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिन्हें ऐड करने पर कितना आ जाए, माइनस का 5 आ जाए, माइनस का 5 आ जाए। तो मैं इस -5 की क्या कर रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं, इसको स्प्लिट कर रहा हूं, ठीक है, इसके फैक्टर्स बना रहा हूं। तो देखिए जरा, अब आप बोलोगे सर 6 के फैक्टर्स अगर निकालने हैं, आप शुरुआत कर लो सर 1 से कर लेते हैं, 1 से शुरुआत करें। देखो जैसे अगर मैं शुरुआत करता 1 से, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलेगा, आप बोलते सर 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलेगा, लेकिन क्या इन दोनों को ऐड करने पर, कैसे भी, चाहे दोनों प्लस के रख लो या आप इनके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस के कर दो, तो क्या इन्हें ऐड करने पर, भाई ऐड तो तभी होंगे ना जब दोनों सेम साइन के होंगे, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इन्हें ऐड करने पर क्या आपको -5 मिल सकता है? आप कहोगे नहीं सर, यहां तो अगर प्लस में ऐड किया तो +7 मिलेगा, माइनस में ऐड किया तो -7 मिलेगा, तो ये इसमें नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। अब अगर 1 के बाद नेक्स्ट नंबर की बात करूं सर 2 की, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 मिल जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल रहा है, क्या 2 को 3 में 3 के साथ ऐड करने पर क्या आपको -5 मिलेगा? आप कहोगे सर यहां तो +5 मिल रहा है, लेकिन मुझे -5 चाहिए, तो -5 मिल सकता है ना, अगर यहां पे माइनस माइनस के साइन हो तो
हो जाएगा। अब देखो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करूं तो सर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, मिल रहा है सर। अब इन दोनों को अगर ऐड करूं तो -2 और -3 दोनों ऐड होके बोलो कितना बना, -5 बन रहा है। तो यहां सर बिल्कुल मुझे पता लग गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए, मिडिल टर्म के हमने फैक्टर्स कर दिए। अब आपने जैसे ही फैक्टर करिए ना, जो भी वेरिएबल है आगे लगा दो सर, यहां पे भी x लगा दिए, यहां पे भी x लगा दिया, बस। अब ये मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म जो है ना उसे रिप्लेस कर दूंगा इन दोनों के साथ, इन दोनों से रिप्लेस कर दूंगा कि सर यहां पे मैं लिख सकता हूं ये 2x² तो एज इट इज, माइनस का 5x जो है इसे, ये जो मिडिल टर्म थी, मिडिल टर्म को ही तो हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, इसी के तो फैक्टर्स कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या आई, माइनस का 2x और माइनस का 3x। आप आगे पीछे कैसे भी करके लिख सकते हो कि आप पहले, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले जो यहाँ पे पहले टर्म आई, पहला फैक्टर जो आया वो हमेशा फर्स्ट में लिखो, दूसरा फैक्टर जो आया वो हमेशा पीछे रहेगा, नहीं, आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आप -2x में -3x को अगर आप जोड़ोगे तो भी -5x आएगा, और अगर आप -3x में अगर आप -2 को जोड़ोगे तो भी -5x आएगा। इन दोनों को कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो 6 ही आने वाला है। तो यहां पे लिखा और ये प्लस का 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे फर्स्ट 2 टर्म्स को जरा गौर करके देखिए, इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो कि सर देखो x दोनों में दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है, तो 2x कॉमन आ गया, बचा क्या आपके पास x माइनस का 1। यहां से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो कि सर यहां पे 3 आ सकता है, लेकिन 3 को कौन से साइन के साथ निकालूं कि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएं, तो मैं कहूंगा सर माइनस साइन के साथ निकाल लो, तभी तो यहां पे बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो आप जो फैक्टर्स कर रहे हो उसको करेक्ट चेक करने का आपका तरीका भी क्या होता है, हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये भी x माइनस 1 तो ये भी x माइनस 1 ही है। अब देखो कि सर एक ब्रैकेट तो मेरे पास आ गया x माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया सर, ये 2x माइनस का 3, इसे भी एक ब्रैकेट में रख दिया कि सर बाहर जो टर्म्स लिखी हुई थी ना उनको भी एक अलग से ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो 2x माइनस का 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए कि सर ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी ना, हमने इसके क्या कर दिए, फैक्टर्स बना दिए। अब मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सर पहला वाला जो फैक्टर है जैसे x माइनस 1 इसे 0 के इक्वल करो, तो 0 के इक्वल करके आप x की वैल्यू निकालो। अल्टीमेटली हमने स्टार्टिंग में ये सीखा था ना, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वेरिएबल x की वैल्यू पता करना। और आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं, याद है आपको, बिल्कुल। तो यहां से दोनों ब्रैकेट से आपको एक एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, टोटल मिला के 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, x की वैल्यूज आ जाएगी। तो देखो पहले x की वैल्यू निकालने के लिए इस -1 को उधर भेज दिया, तो ये आ गया आपके पास 1। देन उसके बाद दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आपने दूसरे ब्रैकेट को इक्वल टू 0 किया, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, सो 3/2। ये जो दो वैल्यूज आई, ये जो दोनों वैल्यूज आई, ये क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कितना सिंपल सा है फैक्टराइजेशन मेथड, कितना सिंपल सा है ना, बिल्कुल इजीली आपने कर दिया। तो चलो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं जिससे हमें ये चीज एकदम पक्का हो जाए। चलो तो देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोल दिया है इसके रूट्स आप फाइंड करो। रूट्स का मतलब अब तो सभी बच्चों को क्लियर है कि रूट्स का मतलब सर क्योंकि इक्वेशन है इसलिए इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे ना उससे हम रूट्स कहते हैं। तो हमें देखो इक्वेशन गिवन है क्या, 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आपको करने का तरीका क्या सिखाया था कि सर x² का जो कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को साइन के साथ आप मल्टीप्लाई करो। तो 6 और -2 को जब मल्टीप्लाई करोगे, इसका साइन प्लस का है, इसका साइन माइनस का है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया सर, माइनस का 12। अब इसके मुझे क्या करने हैं सर, 2 फैक्टर्स बताने हैं जिन्हें क्या करने पर बोलो ऐड या सब्ट्रैक्ट। अभी सिखाया था ना कि सर कांस्टेंट टर्म का साइन यहां पे क्या है, माइनस का, तो आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट करने पर। सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए कि सर -1 मिलना चाहिए। तो बोलो क्या हो सकते हैं कि सर 1 से शुरुआत करके देखूं क्या, 1 से 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 12 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन इन्हें कैसे भी सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे -1 नहीं मिल सकता, तो ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। ऐसे अगर आप 2 पे जाओगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे 12 मिलेगा, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको -1 नहीं मिल सकता। देन उसके बाद आप 3 पे जाओगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे 12 मिलेगा। लेकिन क्या इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे आपको -1 मिल सकता है? आप बोलोगे सर रुको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सर देखो -1 मिल सकता है, मुझे यहाँ पे -12 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे -1 चाहिए, तो क्यों ना मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा दूं और इसे प्लस का रखूं। तो देखो
माइनस प्लस का 3 माइनस का 4, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -12 मिलेगा, और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 में से -3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -1 मिल रहा है क्या। जैसे ही मिला आपने कहा सर मेरे पास तो फैक्टर्स आ गए। अब आप क्या करोगे, वेरिएबल x है ना, तो यहां पे भी x, यहां पे भी x, मिडिल टर्म जो माइनस का x थी उसको मैं इन दोनों से रिप्लेस कर दूंगा, काम खत्म, अपने आप आंसर आएगा। देखो कैसे कि अब सर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, ये 6x² एज इट इज, इस -x को रिप्लेस कर दूंगा। बोलो किससे, आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने प्लस का 3x आगे लिख दिया और माइनस का 4x पीछे लिखा और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हो कि सर इसमें से कॉमन आ सकता है 3 और x, 3x कॉमन आ गया, x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो 6 में से 3 अगर कॉमन लिया तो बचा क्या हमारे पास 2, और साथ में लिखोगे x, ये प्लस का 3x दोनों कॉमन आ चुके हैं, ये बच गया आपके पास ओनली 1। अच्छा, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है कि सर माइनस का 2 कॉमन आएगा, माइनस का 2 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा कि सर माइनस का 2 अगर कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा हमारे पास 2x प्लस का 1। देखो जरा दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, बिल्कुल सर सेम बन रहे हैं, इसका मतलब मैं करेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल। तो अब आप पहला ब्रैकेट बोल दोगे सर क्या आ गया 2x प्लस का 1, और दूसरा ब्रैकेट आ गया आपके पास 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। कर दो दोनों को 0 के बराबर एक एक करके, तो आपके पास क्या निकल जाएंगे, सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। ये तो हमने इसके फैक्टर्स बताए कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी ना, इसको हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे इसके फैक्टर्स यानी कि सॉल्यूशंस बताने हैं, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करके देखता हूं। तो ये 2x प्लस का 1 अगर मैंने 0 के इक्वल किया तो यहां से बोलो x की वैल्यू क्या आएगी, सर x की वैल्यू 1 उधर जाके माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाके 1/2 लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट अगर मैंने लिखा यहाँ पे क्या सर 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, सर x इज इक्वल टू -2 उधर गया तो प्लस का 2, 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में पहुंच के बोलो 2/3। ये दो आ गए क्या इसके सॉल्यूशंस, कर दिया आपने कैलकुलेट, तो आपके पास ये क्वेश्चन के इसके भी रूट्स आपके पास निकल के आ गए। नंबर ऑफ रूट्स आपने देख रहे हो हर एक क्वेश्चन के अंदर कि रूट्स आपके पास 2 ही आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी चेंज हो जाए लेकिन रूट हमेशा 2 ही आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देता है, अब की बार देखो फाइंड द रूट्स आपको फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इस इक्वेशन के अंदर जरा गौर करो, मिडिल टर्म में अंडर रूट है। अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन से घबराते हैं, लेकिन अब नहीं घबराएंगे क्योंकि अब वो मेरे से सीख लेंगे। देखो कैसे कि सर पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, जो तरीका आपने सिखाया है ना वही लिखते हैं सर। 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या सिखाया है कि सर फैक्टर्स करने के लिए आप क्या करते हो, x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया विद साइन, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो टोटल कितना आया सर, मल्टीप्लाई करने पे 6 आया। अब इस 6 के मुझे ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं, मुझे ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिन्हें क्या करने पर आप बोलोगे सर पीछे साइन प्लस का है, तो ऐड करने पर, मैं बोलूंगा ऐड करने पर कितना मिलना चाहिए सर, 2√6 मिलना चाहिए। सर 2√6, ये रूट वाली नंबर जो है ये कैसा, एक इररेशनल नंबर। आपको पता है कि सर एक रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड हो सकता है, एक इररेशनल नंबर में एक इररेशनल नंबर ही ऐड हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलता, सिंपल एक चीज समझो यहां पे जरा, कि अगर मैं बच्चों बोलता कि आप 2 में 2 को जोड़ो तो कितना बोलते आप सर, 4 बोल देते। अगर मैं आपको बोलता कि सर √3 में आप √3 को ऐड करो तो आप बोल देते सर कितना आता, 2√3। भाई √3 प्लस √3 दोनों जोड़ के कितना हो गया, ऐड होके कितना हो गया 2√3। अगर मैं आपसे बोलता √2 में से आप √2 को माइनस करो तो आप बोल देते सर ये दोनों इररेशनल नंबर हैं, ये भी इररेशनल थे तभी ऐड हो गए, यहाँ पे दोनों इररेशनल नंबर्स हैं तो दोनों सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है तो सब्ट्रैक्ट भी होके ये 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर एक नंबर रैशनल होता और एक नंबर इररेशनल होता तो आप क्या करते, तो आप ऐड कर देते क्या, आप बोलते सर 2 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इररेशनल नंबर है, तो इनको तो ऐड करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहां पे अपना ये कंसेप्ट काम में आ रहा है। यहां पे हमने देखा है सर 6 हमें मल्टीप्लाई करने पे मिला, अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिसे ऐड करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए,
2√6, माइनस का 2√6। तो आप बोलोगे सर ये कब बन सकता है, √2 बीच में 2√6, √6 कब आ सकता है? इसका मतलब बीच में जो इसके फैक्टर्स हुए ना उसमें दोनों में √6 होना जरूरी है। बात क्लियर हुई? अगर दोनों में √6 होगा तभी तो दोनों ऐड होके आपके पास नंबर आएगा √6 में। तो आप बोलोगे सर यहां से मुझे क्लियर हुआ, और नंबर भी कौन सा होगा, वो खुद बोल रहा है, इक्वेशन खुद बोल रहा है, √6 खुद ही तो बोल रहा है। तो आप एक बार यहां पे अगर सपोज √6 और √6 अगर इसके फैक्टर्स करते, आपको बोल रहा है ऐड करने पर, तो √6 और √6 दोनों को ऐड करो तो कितना मिलेगा, प्लस का 2√6। लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस का 2√6। तो आप इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस लगा दो। अब माइनस √6 और माइनस √6 ऐड होके बोलो कितना हो गया, माइनस का 2√6। इनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और √6 से √6 मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। क्या काम बन गया आपका, क्या काम बन गया? क्वेश्चन में खुद दे रहा था वो आधी चीजें जिसके थ्रू आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हुआ या नहीं हुआ, बोलो, बात क्लिक करी या नहीं करी? आप इसके अलावा कोई और दो फैक्टर सोच सकते हो क्या कि सर अगर मिडिल टर्म में मुझे √6 चाहिए तो वो √6 कब हो सकता है, जब इसके दोनों फैक्टर्स में भी √6 हो, √6 हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक अगर 1 लिखते और दूसरा आप √6 लिख देते। तो क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है? भाई जब इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है, जो भी आता मल्टीप्लाई करने पे, जैसे सपोज √6 आ रहा है, लेकिन क्या इनको ऐड करना पॉसिबल है? नहीं है सर। इसका मतलब ये वाला नंबर भी एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ये वाला नंबर भी एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। बोलो, बात समझ में आई? तो यहां से आपने बता दिया, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, इसके आगे वेरिएबल x है तो x लगा दिया। क्या मिडिल टर्म्स पता लग गई? अब लिखोगे सर, देखो क्या, अब तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम यूं ही उड़ा देंगे कि सर ये 3x², ये माइनस का 2√6 रिप्लेस कर दूं किससे, माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 = 0। ठीक है, अब बात आती है सर कॉमन लेने की। तो कॉमन लेने का तरीका देखो सीखना जरा यहां पे कि सर 3 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, भाई कॉमन लेने के लिए आपको पहले फैक्टर्स तो पता होने चाहिए ना। तो 3 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो सर 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 × √3 लिख सकता हूं। ठीक है, x², क्योंकि यहां रूट है ना, कॉमन निकालना है रूट में से, इसीलिए मैंने इसके फैक्टर्स को तोड़ा। माइनस, अच्छा ये √6x है, इसे मैं √2 × √3x लिख सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से इससे भी मैं √2 × √3x लिख सकता हूं, प्लस ये 2 को क्या मैं √2 × √2 लिख सकता हूं। अब आपको दिखेगा, अब ये इक्वल टू इसको हटा देता हूं, ये तो आप कोई काम का नहीं है, तो उसको तो बस समझाने के लिए आपको लिखा था मैंने, इसको इक्वल टू कर सकता हूं मैं 0। अब आप बोलोगे सर अब कॉमन निकल सकता है, अब कॉमन आते हुए दिखेंगे आपको। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या क्या कॉमन आ सकता है कि सर देखो इधर √3 है, इधर भी √3 है, इधर x² है तो इधर x है, तो क्या कॉमन निकालोगे आप कि सर √3x कॉमन निकाल लूंगा। आया, √3x कॉमन आया, √3 इधर भी था इधर भी था, x² और x² में से x कॉमन आ चुका है। तो बचा क्या है अब आपके पास कि सर √3 तो कॉमन आ गया, बचा क्या यहां से √3x, माइनस का साइन बीच में है लगा दिया, इधर से क्या बचा सर √3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, बचा क्या है ओनली √2 लिख दिया आपने। अब इसी तरह से आप पीछे के नेक्स्ट 2 टर्म्स में से भी आप कॉमन निकाल लो। देखो इनमें से क्या कॉमन आ सकता है कि सर इसके फैक्टर्स में देखो √2 दिख रहा है, इसके फैक्टर में भी √2 दिख रहा है आपको। तो माइनस का साइन और कॉमन ले लेता हूं जिससे दोनों ब्रैकेट सेम दिखें, तो यहां पे माइनस का √2 में कॉमन लेता हूं। अगर कॉमन ले लिया तो बचा क्या कि सर इधर से √2 तो कॉमन आ चुका है, √3x बचा, √3x प्लस माइनस कॉमन लिया तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। साइन चेंज होता है जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो ना, तो प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, हमेशा साइन चेंज हो जाता है। यहां पे √2 तो बाहर आ चुका है, एक √2 बचा हुआ है, ये लिख दिया और ये इक्वल टू 0। ठीक है, देन इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे सर, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा काम सही बना है सर, बिल्कुल मैंने सही सॉल्व किया है। तो √3x माइनस का √2, देन उसके बाद √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। देन अब देखो क्या कि सर ये फैक्टर्स हो गए, अब मुझे क्या सॉल्यूशन तो निकालने हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करता हूं, तो √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। देन यहां से अगर आप पहले √2 को उधर भेजोगे तो आपके पास आएगा √3x इज इक्वल टू √2। अब x की वैल्यू यहां से आप निकाल दो कि सर ये नीचे चला गया, तो आपके पास इधर क्या लिखोगे √2/3 आया।
दूसरा वाला ब्रैकेट जो है वो भी तो सेम ही है, सेम ब्रैकेट देख रहे हैं, तो दूसरे वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करूंगा तो सेम ही सॉल्यूशन तो आने वाला है। सर दूसरे वाले ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता ना तो इससे भी √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0 अगर मैं करके लिखता तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आती है, √ में 2/3, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इसके सॉल्यूशन, ये इसका आंसर तैयार। यही तो हमें पूछ रहा था, रूट्स कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने कर दिया, फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया इजीली। क्या बोलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अच्छे से समझ में आया। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करें इसको, फैक्टराइजेशन मेथड करें। देखो x² हमें गिवन है, x² माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो कैसे करते हैं, तरीका क्या है कि सर x² का कोएफिशिएंट कितना है, x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ सर, तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम क्या बोलते हैं सर 1, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 और इस कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। इसके दो फैक्टर्स इस तरह से बताओ कि उन्हें क्या प्लस या माइनस, क्या बोलोगे, प्लस करने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। आप बोलोगे सर माइनस का साइन है, कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है माइनस का, तो मैं कहूंगा सर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए सर, माइनस का 3 मिलना चाहिए। तो बताओ कि सर अगर 10 की शुरुआत अगर मैं करूं तो सबसे पहले 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने पे मिल सकता है लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे तो नहीं आने वाला किसी भी कंडीशन में। 2 की बात करूं तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि सर 10 मिल जाए, आप बोलोगे सर 5 से। क्या इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर आपको माइनस का 3 मिल सकता है? जरा सोचो कि सर माइनस का 3 चाहिए ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनमें से अभी तो दोनों साइन दोनों के प्लस के हैं, तो इसका मतलब ये तो अभी ऐड हो रहे हैं, तो साइन माइनस का अगर कर दूं मैं, माइनस का 5x कर दूं, माइनस का 5 कर दूं, तो 2 में से -5 अगर आप माइनस करोगे तो क्या आपके पास माइनस का 3 बचेगा? क्या 2 को आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आएगा सर, आएगा, काम बन गया, ये हो गया सर। तो अब इसके आगे क्या लगाओगे सर, x और x लगा के आप बोलोगे सर मिडिल टर्म हो चुका है स्प्लिट। तो यहां पे आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखोगे सर, यहां पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं कहूंगा x² देन माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 10 इक्वल टू 0। 2x तो प्लस का है ना। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लें, फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है सर, x, तो बोलो क्या लिखोगे सर x प्लस 2। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है सर, माइनस का 5, बोलो क्या लिखोगे सर x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास फैक्टर्स बने, एक बन गया x प्लस 2, दूसरा बन गया आपके पास x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बोलो अब आप क्या इसके रूट्स निकाल दोगे सर, दोनों टर्म्स दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 के इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 2 को इक्वल टू 0 किया तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, बोलो कितनी, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। और इसी तरह से दूसरे को भी x माइनस 5 को भी अगर आपने 0 के इक्वल किया तो यहां से इसको उधर भेज के आपने बोला x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो -2 एंड 5 ये दोनों क्या आ गए हमारे पास, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर दिए, इसके सॉल्यूशंस हमने निकाल दिए। बात समझ में कर दिया आपने, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो करते हैं ना सर, इसको देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2x² माइनस का x प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो बोलो सबसे पहले कैसे करें, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए कि सर इसका कोएफिशिएंट कितना है x² का 2 और कांस्टेंट टर्म है माइनस का 6, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा माइनस का 12। अब तो इजीली हर कोई स्टूडेंट्स इजीली कर दे रहा होगा, बिल्कुल माइनस का 12। अब माइनस 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिन्हें माइनस करने पर, क्योंकि ये साइन किसका, इसका माइनस का, तो माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, प्लस का 1 मिलना चाहिए। तो बताओ क्या फैक्टर लिखोगे सर, 12 के फैक्टर्स होंगे 4 और 3, 4 और 3। अब 4 प्लस का या 3 प्लस का, कौन प्लस का होगा कौन माइनस का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अब मैंने डायरेक्ट फैक्टर लिख दिए, इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको तरीका सिखाया था कि आप 1 2 3 इस तरह से लिख के चलते। अब यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब इतनी प्रैक्टिस तो अब आप कर रहे हो ना, बिल्कुल आप इजीली बता दोगे। सर फैक्टर्स 4 और 3 हो गए, लेकिन कौन प्लस का कौन माइनस का, मुझे प्लस वाला बड़ा चाहिए, प्लस का 1 बचना चाहिए। तो प्लस का 1 कब बचेगा, जब -3 माइनस का होगा, बड़ा वाला जो नंबर है
बिगर नंबर, लार्जर नंबर जो है ना वो क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, छोटा वाला नंबर माइनस का होना चाहिए। अब आपको फैक्टर्स मिल गए, देखो जरा इनको चेक कर लेते हैं। 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 आ जाएगा। 4 में से -3 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा कितना, प्लस का 1। इसके आगे x लगा देता हूं, यहां पे भी x लगा देता हूं। मिडिल टर्म के फैक्टर्स आपके पास निकल चुके हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब क्या करोगे सर, इसके फैक्टर्स करके लिख दोगे कि सर ये हो गया 2x², मैंने लिख दिया इसका पहला फैक्टर प्लस का 4x, दूसरा लिख दिया माइनस का 3x, फिर लिखा माइनस का 6 इक्वल टू 0। बोलो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है कि सर 2 कॉमन और x कॉमन। डायरेक्ट इजीली बता दिया, 2 और 4 में से 2 कॉमन, x² और x में से x कॉमन आ गया। तो क्या बचा यहाँ पे सर, x² में 2 तो बाहर आ चुका है, x² में से x बाहर आ गया तो बचा क्या, ओनली x। साइन बीच में प्लस का है तो प्लस 2x तो बाहर आ चुका है, 4 में से 2 बाहर ले लिया, बचा क्या सर, 2 बच गया, लिख दिया x + 2। इन दोनों टर्म्स में से देखो क्या कॉमन आ सकता है सर, पहले तो माइनस का साइन कॉमन आता हुआ दिख रहा है। 3 और 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा, बोलो क्या बचा सर, x + 2 इक्वल टू 0। अब देखें जरा कि सर दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक ब्रैकेट x + 2 हो गया, दूसरा बाहर वाले दोनों नंबर्स को लिख दिया आपने 2x माइनस का 3 ये इक्वल टू 0। देन यहां से अब आप क्या करोगे सर, ये फैक्टर्स हो गए, अब क्या करने हैं सर, मुझे इसके सॉल्यूशंस पता करने हैं, रूट्स पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले फैक्टर्स को x + 2 को इक्वल टू 0 करो। देन उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। देन उसके बाद आप दूसरे वाले फैक्टर 2x माइनस का 3 इसको इक्वल टू 0 करो। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, पहले 3 उधर जाएगा, देन 2 डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2। तो यहां से क्या आपने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस पता कर दिए, -2 और 3/2 हो गया, कर दिया आपने इजीली। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पक्का करेंगे बिल्कुल। देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि सर यहाँ पे अब देखो फिर से रूट वाला। अब आप डरते हो क्या, नहीं डरते, मुझे पता है, अभी सिखाया था, फिर से देखो, फिर से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कि √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है कि सर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। आपको करने का तरीका तो याद है ना, क्या है सर, पहले x² का कॉफिशिएंट, जो x² का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो बोलो √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करके देखें कि सर √2 अगर इसे मल्टीप्लाई करूं 5√2 से तो 5 एज इट इज, और ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे बोलो आया क्या, 10। पता लग गया कि इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब आपको बोलना है कि सर 10 के 2 फैक्टर्स, 10 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिन्हें ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड, बोलो क्यों, पीछे प्लस का साइन है, ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए कि सर प्लस का 7 मिलना चाहिए। तो 10 के फैक्टर्स, सर 10 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो ना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे लिखूंगा सर 2 और 5, ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मिल जाएगा, इनको ऐड करूंगा तो प्लस का 7 मिल जाएगा, दोनों प्लस प्लस साइन के हैं, ठीक है। और साथ में अब फैक्टर्स मिल गए तो x लगा के बोलो मिडिल टर्म में लिख दें, क्या हो गया, रूट से सर अब हम घबराते ही नहीं। तो देखो अब कैसे इसे सॉल्व करते हैं कि सर ये देखो √2x², 7x को रिप्लेस कर दिया हमने 2x प्लस 5x से, प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0 लिखा आपने। अब बोलो कॉमन निकाल लोगे क्या, क्या कॉमन निकाल लोगे, या मैं इसके फैक्टर्स करके दिखाऊं आपको कि सर रूट में से कॉमन निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलो एक बार फैक्टर करके लिख देते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर देखो यहाँ पे ये √2x² एज इट इज, इस 2 के बोलो क्या फैक्टर लिखोगे, 2 के क्या फैक्टर लिखूं कि सर इसे मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं इंटू x प्लस 5 और 5, इसमें तो 5 वैसे ही कॉमन आ रहा है तो इसके तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये 5x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0 लिखा आपने। अब तो कॉमन निकाल लेंगे कि फर्स्ट 2 टर्म्स ये रही, बोलो क्या क्या कॉमन आ सकता है
बोलो क्या क्या कॉमन आ सकता है कि सर √2 दोनों में है, कॉमन आ सकता है, तो √2 निकाला कॉमन। एक्स स्क्वायर और एक्स क्या कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन आ सकता है। देन अब बोलो क्या बच गया, कॉमन तो ये आ गया, अब क्या बचा यहाँ से, √2 तो बाहर, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर, तो अंदर बचा है सिर्फ ओनली एक्स। यहाँ से √2 बाहर, एक √2 बच गया, बीच में प्लस का साइन है तो लिखूंगा सर √2 एक्स प्लस √2। इधर से देखो क्या कॉमन आ सकता है सर, प्लस का 5 दोनों में है, तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 ओनली कॉमन आ रहा है। क्या लिखोगे सर, x प्लस √2, देन उसके बाद इक्वल टू 0 हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब हमने सही किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप तुरंत इसके फैक्टर्स बता दोगे, एक फैक्टर हो गया x प्लस √2 और दूसरा फैक्टर हो गया √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करने हैं, रूट्स ही तो कैलकुलेट करने हैं, तो देखो रूट्स कैलकुलेट करने के लिए पहले वाले को 0 के बराबर करो, 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √2, ठीक है। दूसरे वाले को अब √2x प्लस का 5 इसे 0 के इक्वल किया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी सर, इसे उधर भेजा तो माइनस का 5, √2 मल्टीप्लाई में था तो पहुंच गया कहां, डिवाइड में, तो बोलो लिखोगे ये इसके क्या हो गए बच्चों, आंसर। रूट निकाल दिए, सॉल्यूशंस आपने पता कर दिए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से, आपकी बार क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कि आपको बोला जा रहा है कि कोई भी, आपको बोला जा रहा है दो नंबर्स फाइंड करो जिनका सम जो है वो 27 है और प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो आपको क्या करना है बच्चों कि जो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है आप हमेशा उसे ही लेट करते हो, ठीक है। तो यहां पे अब दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, तो दो नंबर्स को आप लेट करोगे। कैसे करोगे, देखो उसका रिलेशन क्या है, आपको दिया हुआ है उन दोनों नंबर्स का सम कितना है, 27 है। कि सर दो नंबर्स हैं, एक नंबर फर्स्ट नंबर है और एक सेकेंड नंबर है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दोनों को ऐड अगर किया जाए तो ऐड करने पे कितना आता है सर, 27। क्वेश्चन में यही दे रहा है। अब मुझे दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, तो अगर मैं इनमें से फर्स्ट वाले नंबर को अगर सपोज मैं लेट कर लूं, लेट कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर जो है ना वो x है, तो सेकेंड नंबर क्या मानोगे आप, क्या लेट करने वाले हो कि सर दोनों का सम 27 है ना, इन दोनों नंबर्स फर्स्ट और सेकंड का सम अगर 27 है। अब अगर सपोज करो कि अगर मैं कहता हूं कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 10 है, उनमें से एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर क्या है, आप कैसे बताओगे सर, 10 में से जो उनका सम था उसमें से पहले वाले नंबर को आप माइनस कर दोगे, ऐसे तो बताओगे ना, 10 में से 2 को माइनस करके आप बोल दोगे 8। अगर मैं बोलता हूं कि दो नंबर सपोज आपके पास 27 है, उनमें से एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या है, आप 27 में से x को माइनस कर दो, सर हमें दूसरा नंबर भी लेट हो जाएगा। तो एक नंबर फर्स्ट नंबर अगर आपने x माना है तो दूसरा नंबर आपके पास, फर्स्ट नंबर तो x हो गया, दूसरा नंबर हो गया 27 माइनस x, ठीक है। आपने दो नंबर्स मान लिए, लेट कर लिया कि सर लेट कर लिया, फर्स्ट नंबर जो है वो x है, सेकंड नंबर जो है वो 27 माइनस x है। खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने में कितना आता है सर, 182। तो कर देते हैं सर मल्टीप्लाई, कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा कि सर फर्स्ट नंबर x अगर इसे सेकंड नंबर 27 माइनस x इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 182, यही आता है। तो यहां पे अब इसे सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी वही तो इसका सॉल्यूशन होगी। बात समझ में आई? तो देखो हम इसे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले लिखते हैं, तो x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले आप बोलोगे 27x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब ये x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है मुझे माइनस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर फिर भी अच्छा नहीं लगता। हम जनरली देखते हैं x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है ना वो पॉजिटिव ही रहता है, तो पॉजिटिव सोच के साथ हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। क्या कर रहे हैं सर, इसके लिए क्या करें, सबको एक तरफ उस तरफ भेज दो, तो एक्स स्क्वायर अगर उधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 27x प्लस का है, ये अगर उधर गया तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, और पहले से 182 प्लस का ये तो बैठा हुआ ही है। अब आप इक्वल टू इधर जीरो लिखो या इक्वल टू इधर करके जीरो लिखो, क्या फर्क पड़ता है सर, इक्वेशन तो वही की वही रहेगी। तो ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अब मुझे करने हैं सर इसके फैक्टर्स, मुझे करने हैं सर इसके सॉल्यूशंस को कैलकुलेट। तो देखो क्या होगा कि सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 182 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा सर, अभी बताएंगे। देखो 182 कितना आएगा सर, 182 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 182। 182 के ऐसे दो फैक्टर्स आप मुझे बताएं जिन्हें ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर कितना आज मिले, माइनस का 27। तो बोलो क्या फैक्टर लिखोगे, कौन से फैक्टर होंगे, 13 और 14। बिल्कुल करेक्ट है कि सर 13 और 14 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 मिल गया। लेकिन क्या मुझे माइनस का 27x मिल रहा है, सर माइनस का नहीं मिल रहा है, यहां पे प्लस का 27 मिल रहा है। तो माइनस का लगाने के लिए दोनों के साइन माइनस के कर दिए, अभी भी तो ऐड ही हो रहे हैं, पहले प्लस प्लस के थे तो ऐड हो रहे थे, अभी माइनस माइनस के हैं तो भी ऐड होंगे। तो ये आपके पास मिडिल टर्म के फैक्टर्स हो गए, आगे x यहां पे भी, आगे x यहां पे भी। लो सर अब कर दो। देखो तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं अब इसके फैक्टर्स करके लिख देता हूं। सर ये एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म के फैक्टर्स कर दिए, 27 को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, सर x कॉमन आ सकता है। तो लिखोगे सर x माइनस 13। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, क्या सर, क्या 14 और 182 में से क्या कॉमन आ सकता है, सर 14 कॉमन आएगा। तो लिखूंगा सर माइनस का 14 कॉमन लिया। माइनस क्यों लिया, क्योंकि मुझे बीच वाला जो है ना वो माइनस का चाहिए था। ये देखो ब्रैकेट को, यहां माइनस का है तो ये माइनस का चाहिए था, इसीलिए लिखा माइनस का 14 लिया कॉमन, तो ये लिखा x माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। तो यहां से सर, यहां से देखो एक आया x माइनस 13, दूसरा आया आपके पास x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं इसके सॉल्यूशंस निकालूं तो x की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट से आएगी 13 और सेकंड ब्रैकेट से आएगी 14। सर आने तो दो ही सॉल्यूशन थे। अब x की वैल्यू जो हमने माना था, फर्स्ट नंबर हमने माना था, x माना था ना, फर्स्ट नंबर आपने x माना था, तो x की वैल्यू 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है सर, 13 भी हो सकती है, फर्स्ट 14 भी हो सकती है। तो यहां पे आप जब लिखोगे तो आप बोलोगे फर्स्ट नंबर आपने क्या माना था सर, x माना था ना, तो x की वैल्यू अगर आप 13 लेते हो तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा सर, 27 में से मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 27 में से x को माइनस करना पड़ेगा। तो 27 में से जो आपने लिखा था 27 माइनस का x इज इक्वल टू 27 में से अगर 13 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 14। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर अगर आप दूसरी वैल्यू लेते हो, 14 लेते हो, तो आप फर्स्ट नंबर अगर बोलते हो कि सर फर्स्ट नंबर जो है वो अगर 14 है तो दूसरा नंबर आप कैसे निकालोगे, 27 में से 14 को माइनस करके, तो कितना आएगा 13। तो देखो आंसर तो वही आ रहा है, 13 और 14। आपको ये तो बोल रहा था दो नंबर्स आप फाइंड करके बताओ, तो दो नंबर्स क्या हो गए 13 और 14। आप पहले वाले को 13 मानो, दूसरे वाले को 14 मानो, या पहले वाले को 14 मानो, दूसरे वाले को 13 मानो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे दोनों को ऐड करूंगा, अगर ऐड करूंगा तो 27 मिल रहा है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 मिल रहा है, मेरा आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो ये हमने इस क्वेश्चन को भी बोलो कर दिया क्या, सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन इजीली कर दिया, समझ में आया सभी बच्चों को। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, अगर अनदर वर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कि हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, 365 दिया हुआ है। तो अब बात हो सर क्या कैलकुलेट करना है हमें, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका वो ये कैलकुलेट करने, तो जो कैलकुलेट करना होता है वही तो हम लेट करते हैं। तो लेट करते हैं यहां पे, लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो हमने लेट कर लिया वो क्या हो गया, x हो गया। तो सेकंड नंबर क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में तो उनका सम हम दिया हुआ था तब हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन यहां पे इसने बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव है। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर एक नंबर 10 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, 10 में एक ऐड कर देते हैं। अगर एक नंबर सपोज 53 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 53 में एक ऐड करके आप बोल दोगे 54। तो वैसे ही अगर एक नंबर आपने x लेट किया है तो सेकंड उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x में आप 1 ऐड कर दोगे, x प्लस 1। अब आपको खुद बोल रहा है कि इनके इन नंबर्स के स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर। देखो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 की इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। तो पहले नंबर का स्क्वायर करूं तो सर लिखूंगा एक्स स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है ये पहले नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकंड नंबर एक्स प्लस वन है तो इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम करने पर मुझे कितना मिलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 365। बोलो क्या आपने ये जो हमें सिचुएशन दी हुई थी क्या हमने इसे मैथमेटिकली सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सॉल्व भी कर देते हैं सर, क्या दिक्कत है। देखो तो आप नेक्स्ट स्टेप में बोलोगे सर ये ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, क्या लिखोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 365। सबको एक तरफ ले लूं तो सर देखो ये एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर सबसे पहले तो ऐड कर दिया 2x स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर मिडिल टर्म है प्लस का 2x प्लस का 1, अगर ये 365 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा ना, तो कितना बचेगा सर माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन के मैं फैक्टर्स निकालूं या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, क्या लगता है आपको। देखो अगर मौका मिल रहा है ना सिंप्लीफाई करने का तो कर दिया करो। देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें से पूरे में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 अगर कॉमन लिया तो ये आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 तो उधर जाएगा 0 के अंदर, यहां मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड, 0 में 2 का डिवाइड करने पे 0 ही मिलेगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी सर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देख के कुछ याद आ रहा है, ये कुछ देख के याद आ रहा है। अरे सर अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था इस क्वेश्चन में भी इक्वेशन क्या थी, इस इक्वेशन इस के अंदर भी हमारे पास नहीं, इसमें इक्वेशन डिफरेंट थी। यहां पे देखो इसको मल्टीप्लाई, इसको करने पर क्या आएगा देखो जरा कि सर इधर इसका कॉफिशिएंट 1 इसका कॉफिशिएंट 182, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए 182। और 182 अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही तो मैंने फैक्टर्स आपको दिखाए थे, 182 के फैक्टर्स क्या थे 14 और 13। याद आया कि सर 182 के फैक्टर्स मुझसे बोल रहा है करने के लिए, जो मैंने फैक्टर्स तो बता दिए 13 और 14। अब इन्हें प्लस करना है या माइनस करना है कि सर माइनस करना है। माइनस करने पे क्या बचना चाहिए प्लस का 1 बचना चाहिए। तो प्लस का 1 रिमेनिंग कब होगा जब ये प्लस का हो और ये माइनस का हो। खत्म, खेल खत्म, फैक्टर्स पता लग गए। यहां भी x यहां पे भी x, बोलो लिख दें क्या, तो यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो सर क्या हो गया एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस का 14x, आप आगे पीछे करके लिख सकते हो कोई इशू नहीं है, माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है सर 40x, x कॉमन आएगा तो क्या लिखोगे सर x प्लस 14 लिख दोगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा सर माइनस का 13 कॉमन आएगा, लिख दोगे x प्लस 14 इक्वल टू 0। देन यहां से आपके पास क्या बन गए 2 फैक्टर्स, एक बन गया x प्लस 14 और दूसरा बन गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आप इसके सॉल्यूशन निकाल दोगे, x की वैल्यूज निकाल दोगे। तो x की वैल्यूज आपके पास आई माइनस का 14 और दूसरी वैल्यू आई प्लस का 13। अब जरा आपके पास x की 2 वैल्यूज आनी ही थी सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो सॉल्यूशन करने पे 2 सॉल्यूशंस तो आने ही थे, 2 रूट्स तो आनी थी। क्वेश्चन को जरा वापस से देखो क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो आप यहां पे x की 2 वैल्यू निकाले हो, कौन सी वैल्यू को मैं एक्सेप्ट करूंगा कौन सी वैल्यू को नेग्लेक्ट करूंगा, कैसे पर क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां पे इंटीजर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो बोलो -14 जो है वो तो कैसा आया सर नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव आया है तो मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा, मैं कहूंगा सर यहां पे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो x की ये वाली वैल्यू को मैंने कर दिया नेग्लेक्ट। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या बची ओनली 13। तो आप बताओगे कि सर पहला नंबर जो हमने x लेट किया था ना, फर्स्ट नंबर जो हमने x लेट किया था वो फर्स्ट नंबर क्या हो गया सर 13 हो गया, और सेकंड नंबर क्या हो गया x प्लस 1, 13 में 1 अगर ऐड कर दूंगा तो बोलो कितना आएगा 14। तो इस तरह से क्या हमने ये दोनों इंटीजर्स कैलकुलेट कर दिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर कैलकुलेट कर दिए जिनका स्क्वायर का सम कितना होगा 365 होगा। दोनों कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, 13 और 14 कॉन्जिक्यूटिव है, एक दूसरे के बाद आते हैं। क्वेश्चन सारे समझ में आए, उम्मीद है बच्चों आज के सेशन में आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए गए सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको पता लग गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं सॉल्यूशन का मतलब, क्या होता है रूट्स, इन सब को आपने अच्छे से समझ लिया, फैक्टराइजेशन मेथड भी आपने अच्छे से समझ लिया। आई होप आप सभी को सारी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी का थैंक यू सो मच।